दोस्तों, भारत यानी इंडिया दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान और फार्मर सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर करता है। तो क्या इन प्रॉब्लम से आप वाकिफ़ हैं? क्या आपके एग्ज़ाम में अगर इनका सॉल्यूशन आ गया तो आप लिख पाएंगे? तो चलिए इस पर एकदम फुल डिस्कस करते हैं क्रैक एनसीईआरटी चैनल के साथ। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने जो चैप्टर शुरू किया था एग्रीकल्चर क्लास 10 का, यह 5वां वीडियो है और इसमें लोग फोकस करेंगे एग्रीकल्चर हमारा कमज़ोर क्यों है, क्यों किसान सुसाइड करते हैं और ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो अभी भी ठीक करने होंगे। 70 करोड़ से 80 करोड़ लगे हुए हैं और 15% पैसे कमा के देता है। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे पास ज़मीन बहुत सारे थे पर किसानों के पास पैसे नहीं थे क्या करने के लिए, खेती करने के लिए। और आज भी हमारे इंडिया में जितने भी किसान हैं उसमें से अधिकांश फार्मर मानसून पे डिपेंड है। मतलब बारिश 3 महीने की जब होगी तो वो लोग अपना खेती करते हैं और बाकी दिनों में पानी नहीं मिलने की वजह से, वाटर नहीं मिलने की वजह से वो लोग खेती नहीं करते। तो याद रखिएगा, पहला प्रॉब्लम ये है कि किसानों के पास पैसे नहीं है अच्छे फर्टिलाइज़र खरीदने के, अच्छे सीड्स खरीदने के। और दूसरा, आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और तीसरा याद ये रखिएगा कि इंडिया बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे 136 करोड़। और एरिया कितना है, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में जितना लैंड एरिया है उसका इंडिया कितना कवर करता है, 2.4%। और यहाँ पॉपुलेशन का जमाव कितना है, तो 18%। ये बोलिए अत्याचार है या नहीं है? 2% एरिया और रहने वाले लोग 18%। इसका मतलब उन लोगों में छोटे छोटे लैंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे अगर लैंड हो गए, एक आदमी के हिस्से में थोड़ा सा ज़मीन होगा तो खाएगा क्या और बेचेगा क्या? वो मार्केट में क्या बेचेगा? वो खा पी कर ख़त्म करेगा वो। और चौथा प्रॉब्लम इंडिया में एग्रीकल्चर में ये है कि बहुत सारे इंडियन फार्मर्स के पास खुद का ज़मीन नहीं है। द फोर्थ पॉइंट दैट आवर इंडियन मेनी मिलियंस फार्मर्स हैव नो एनी पीस ऑफ लैंड। एक टुकड़ा भी नहीं है उनके पास और दूसरे के ज़मीनों में काम करते हैं। और दूसरे के ज़मीन में काम करेंगे तो साल भर उन्हें काम नहीं मिलेगा, 1 से 2 महीने काम मिलते हैं जब सीजन का टाइम आता है। ठीक है, कटने का टाइम या ट्रैक्टर चलने का टाइम या सीड्स फेंकने का टाइम, बाकी उनको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, 5वां रीजन याद रखिए कि किसान जब अपना फसल तैयार कर लेते हैं तो बेचने के टाइम उन्हें मन मुताबिक पैसे नहीं मिलते। बीच के जितने ब्रोकर हैं वो पैसे खा लेते हैं। 2 रुपया में टमाटर खरीदते हैं किसानों से और मार्केट में 40 रुपये तक पहुंचा देते हैं। ये सब कारण है जो आपको एग्ज़ाम में पुट आउट करने होंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, फिर से और तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने देखा, इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में ज़मीन है, लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, और पैसे ना होने के कारण वो बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, पैसा है, पर उस मॉडर्न तरीके से खेती करने होंगे। अगर मॉडर्न तरीका यूटिलाइज नहीं करेंगे, पुराने परंपराओं पे खेती करेंगे तो मुनाफा गिर जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मुनाफा गिर जा रहा है यहाँ पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन रेगुलेशन लाया। ग्रीन रेगुलेशन मतलब क्या कि हमारे पास लैंड भी है और हमारे पास लोग भी हैं। ठीक है, पर एक जो हेक्टेयर है, जो ज़मीन है, बहुत कम प्रोडक्टिविटी है, उसमें अगर धान लगा रहे हैं, व्हीट लगा रहे हैं या राइस लगा रहे हैं तो बहुत कम पैदा कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, बाकी बगल के जो कंट्री हैं, कुछ और कंट्री जैसे थाईलैंड हुआ, मैक्सिको हुआ, वहाँ का ज़मीन हमारे ज़मीन के तुलना में 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। तो टीम बनाकर भेजा गया, जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये बताया था ग्रीन रेगुलेशन के बारे में। हमारे टीम जब थाईलैंड में पहुंचे और मैक्सिको में पहुंचे तो थाईलैंड में होता था राइस का कल्टीवेशन, जो हमारे यहाँ से 4 से 5 गुना होता था। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करते थे, बहुत अच्छा टाइप का सीड्स। ठीक है, जिसको ज़्यादा ना टेम्परेचर चाहिए ना ज़्यादा बारिश चाहिए। और फर्टिलाइज़र यूज करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही फील्ड में बार बार अगर खेती करेंगे तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टाइल है, बंजर होने लगेगा वो ज़मीन। ठीक है, उसके जितने भी मिनरल्स है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग बढ़िया वाटर सिस्टम उसमें इरिगेशन सिस्टम रखे हुए, सिंचाई बहुत बढ़िया है उनका। हमसे नदियों से कैनल्स निकाले हुए हैं, ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, किसी को पानी की ज़रूरत नहीं, पानी का कमी नहीं है, सालों भर खेती होता है। पर हमारे यहाँ तो नहीं है। मैंने पहले ही बताया, इंडिया में बहुत सारे फार्मर डिपेंड करते हैं मानसून पे। तो वहाँ से हम लोग सीख के आए और यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेगुलेशन। तो ग्रीन रेगुलेशन में याद रखिएगा, अच्छा सीड्स का इस्तेमाल किया गया हमारे इंडिया में,
सरकार ने मुहैया कराया सब्सिडी देकर। दूसरा, फर्टिलाइज़र बांटा गया यहाँ पे लोगों को बहुत बढ़िया टाइप का। और तीसरा, बहुत अच्छा टाइप का आपका क्या किया गया, पेस्टिसाइड्स, आपका इंसेक्टिसाइड, मतलब कि कीड़े लगने वाले दवा भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि कभी कभी फसल लग जाता है और पता चलता है उसको कीड़े खा गए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कराया गया। ग्रीन रेगुलेशन हुआ। तो जो ग्रीन रेगुलेशन हुआ उससे बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। ग्रीन रेगुलेशन से पता चला 2-3 फसल जो है, क्रॉप है, वही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आपका वीट, गेहूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सभी जगह नहीं हो रहा है। ये पंजाब और आपका हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर इंडिया में तो और बहुत सारे जगह हैं, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इनका क्या होगा। तो फिर समझा गया कि 2 स्टेट में ये ग्रीन रेगुलेशन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है तो इसको और फैलाना होगा। और याद रखिएगा, पहला ग्रीन रेगुलेशन हुआ था 1966 में, और दूसरा ग्रीन रेगुलेशन लाया गया पूरे इंडिया में हुआ। और वो कौन सा साल था दूसरा ग्रीन रेगुलेशन? 1982-1985। और अभी चल रहा है थर्ड ग्रीन रेगुलेशन, जो आपका बुक में नहीं है। थर्ड के बारे में एक लाइन बता देता हूँ। थर्ड में मतलब क्या करना है, उस तरीके से खेती करना है जैसे पोल्यूशन ना हो। ठीक है, और जैसे वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही केमिकल वाला है, बह के समुद्र में चला जाएगा, नदी में चला जाएगा, तो पता ही आपको, बहुत सारे मछली मर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है उससे। तो थर्ड वाले की बात नहीं करते हैं, फर्स्ट और सेकंड आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि क्या है कि इंडिया का जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और काफ़ी लोगों के पास तो खुद का ज़मीन नहीं है, तो उनको तो अपना ज़मीन दिलवाना होगा। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, कोशिश किया कि जितने भी लोग हैं उनको ट्रेंड किया जाए कि कैसे एग्रीकल्चर करेंगे। उन्हें पूरे तरीके से मॉडर्न फार्मिंग का ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, कि कौन सा मिट्टी कैसा, कौन से फसल के लिए सूटेबल है, वैसा ट्रेनिंग दिया गया। और उन लोगों को कैंप जगह जगह लगा कर ट्रेनिंग दिया गया। और उसके बाद किया गया, सभी किसानों के ज़मीनों के आसपास पंप सेट, ट्यूबवेल लगा दिया गया। और बहुत सारे नदी जो हैं, एवरग्रीन रिवर है, उनमें से एक नहर काट के उन गांवों में पहुंचाया गया जहां पे पानी नहीं पहुंचता था और खेती नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जिसको बोलते हैं इरिगेशन सिस्टम थ्रू कैनल के सिस्टम से सिंचाई किया गया बहुत सारे जगहों पे। पर एक दिक्कत ये था कि किसानों के पास पैसे रहेंगे तब तो वो खेती करेंगे अच्छे से। ठीक है, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, घटिया सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे नहीं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे नहीं है। तो पैसे कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करता है। और बैंक कभी भी गांव में आता नहीं है, क्योंकि बैंक अमीर लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। वो सोचता है कि किसान को लोन क्यों दे, किसान के पास कुछ है ही नहीं जमा करने के लिए हमारे पास, इसलिए लोन देता नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया, तो फिर किया गया किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, सरकार ने लॉन्च किया कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को जब मन करे वो लोन ले सकता है, और उसका इंटरेस्ट रेट होगा बहुत ही कम होगा, ब्याज बहुत थोड़ा सा होगा, और वो अपने मन से इंस्टॉलमेंट में चुका सकता है। और सबसे बड़ा बात कि किसान क्रेडिट कार्ड होने से उसको कुछ भी दिखाना नहीं पड़ेगा, जमा नहीं करना पड़ेगा बैंक के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो गरीब किसान है, वो कहाँ से जमा करेंगे, खुद आप सोचिए। अगर उनके पास कुछ रहता प्रॉपर्टी तो लोन लेने क्यों आएंगे, सबसे बड़ा बात। तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर में है। ठीक है, तो फिर सरकार ने सोचा कि किसी भी तरह जितने भी ज़मीन है उनको गरीबों में बांटा जाए। ठीक है, जितने बेकार ज़मीन है इधर उधर पड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट के हैं, बांट दिया जाए। बांटने के बाद भी देखा गया कि बहुत सारे किसानों के पास अभी भी प्रॉब्लम है, उनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो खेती क्या करेंगे वो। ठीक है, तब एक बात याद रखिएगा, तब नाम आता है विनोबा भावे का। विनोबा भावे कौन है? महात्मा गांधी के सबसे बड़े अनुयायी हैं, मतलब फॉलोअर थे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के। ये क्या किए, पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया। ठीक है, भ्रमण कर कर के अमीर किसानों को समझाया जिनके पास बहुत ज़मीन है कि थोड़ा मोड़ा गरीब को बांट दो, बेचारे वो भी अच्छे से जी लेंगे, खेती करेंगे, खाएंगे। क्योंकि इंडिया में फैक्ट्री है नहीं, काम कहाँ करेंगे, उतने फैक्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर बहुत कम है, आप पढ़े होंगे सेक्टर्स ऑफ इंडिया में। तो विनोबा भावे गए थे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, और पोचमपल्ली में किसान, उन्होंने बोला
किसानों ने जाकर मिला विनोबा भावे से और बोला कि हमें अगर ज़मीन का टुकड़ा अगर कुछ मिल जाए गवर्नमेंट से तो हम भूखे नहीं मरेंगे। तो उन्होंने वादा नहीं किया, बस इतना विश्वास दिलाया कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे कि उन्हें कुछ ज़मीन अलॉटमेंट किया जाए। और उसी गांव का जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड था, ठीक है, रेड्डी साहब, रेड्डी ने 80 एकड़ का ज़मीन, 80 एकड़ दे दिया विनोबा भावे को। और विनोबा भावे ने हर गरीब किसान को, वहाँ गांव में रहने वाले सभी को बांट दिया। तो अगर वैसे सब कोई करे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद ये मिसाल बना भारत में कि बहुत सारे लोग अपना अपना ज़मीन गरीबों में बांटे। सरकार ने भी बहुत हद तक कोशिश किया, ठीक है। तो ये सारे किए गए, तो आज हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ठीक ठाक हुआ है। आज हमें कहीं से खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि आज हम पूरे दुनिया में बहुत सारा बेच रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। चाइना के बाद इंडिया 2 नंबर पे आता है, ठीक है, राइस प्रोडक्शन में, व्हीट प्रोडक्शन में, मतलब एग्रीकल्चर में हम लोग 2nd नंबर पे हैं, फल में हो, सब्जी में हो, और दूध में नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये सब क्यों हुआ है? सारे प्रॉब्लम को एक एक करके दूर किया गया, ठीक है। हर किसान के यहाँ ट्यूबवेल, कैनल सिस्टम लगा दिया गया। जो किसान बेचारे फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाते हैं उनको सब्सिडी दिया गया। सब्सिडी मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझिए। सब्सिडी मतलब मान लीजिए एक बोरा का दाम है, फर्टिलाइज़र का एक बोरा है, उसका दाम है 1000 रुपया, और मेरे पास 500 रुपया है। मैं किसान हूँ, मेरे पास 500 है, तो मैं तो खरीद नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आगे आएगा और कहेगा कि मेरे पास 500 और वो 500 अपने तरफ से वो देगा। इसी को कहते हैं सब्सिडी। मतलब पूरे पेमेंट मुझे नहीं करने पड़ेंगे, बाकी गवर्नमेंट उसको देख लेगा। समझ में आ बात? हो, गवर्नमेंट अपने अकाउंट से दे देगा उसे पैसे, तो इसको कहते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी भी दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड खोल दिया गया, लोन उन्हें दिया गया। ग्रामीण बैंक खोला गया। ग्रामीण बैंक मतलब सिर्फ किसानों को लोन देगा। आप जो बैंक देखते हैं SBI, पंजाब, ICICI, ये सब किसानों को कहाँ लोन देते हैं? आप थोड़ा डाटा कलेक्ट करिए, किसान पता चलेगा 1% भी नहीं देते होंगे। तो एक पर्टिकुलर बैंक हर जगह इस्टेब्लिश किया गया जिसे बोलते हैं ग्रामीण बैंक, ठीक है। और ग्रामीण बैंक का एक ही मकसद है, गरीबों को लोन देना, किसानों को, ज़रूरतमंद लोगों को लोन देना। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सिनेरियो, किसका? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आराम से मुझको लगता है आप लिख दोगे एग्जाम में देखते ही, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे चैनल का बैकबोन है। अगर आपका सपोर्ट हमें हर हालत में चाहिए, ठीक है। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जितना ईजी तरीका से हो सके मैं आपको समझा पाऊँ। तो इसी के साथ मैं अलविदा आपसे लेता हूँ। तब तक धन्यवाद।